ये सब देख के लग रहा है शायद माँ ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, तभी तो आधा हिस्सा आपको दिया और मुझे कुछ नहीं। मैं जीरो ही थी उनके लिए हमेशा से। नहीं, मुझे लगता है तेरे दिमाग में किसी ने गलत बातें करी जो तेरे दिल को चुभ गई है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है। पर ये वक्त होश खोने का नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। भैया मैं ना एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती रीत और उसकी गैंग को हमारे घर के अंदर। मतलब हम लोग इतने मजबूर हो गए कि हमें रीत और उसकी गैंग के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं पता, अब रीत और उसकी गैंग को इधर से निकालोगे मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। तो चिंता मत कर, धोखे से वो मेरा बिजनेस तो हड़प चुकी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने घर पे कब्जा नहीं करने दूंगा। तू ठीक है ना? हाँ ध्रुव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ये चिंता मत कर। जिस तरह से बुआ जी ने नीता आंटी को हम सबसे दूर किया, जब भी वो आसपास होती है मैं अलर्ट हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी मौका मिले हम में से किसी को चोट पहुंचाने का। लेकिन प्रीतु इस बार उन्होंने पहले से भी खतरनाक प्लान किया तो। ध्रुव, बुआ जी को ऐसा लगता है कि वो इस घर की और सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस की मालकिन है। उन्हें लगता है कि वो राघव को झूठा प्यार दिखाकर हमेशा उन्हें अपनी मुट्ठी में रख पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने राघव का घर और उनकी कंपनी छीनी है, तो उन्हें इस वक्त इतना दर्द और तकलीफ हो रही है ना, जितनी शायद मुझे जेल में भी नहीं हुई थी। तो खुद ही सोचना, अगर तुम अचानक से किसी इंसान को पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो थोड़ी देर के लिए तो फड़फड़ाएगा ना। तो बस आज उन्होंने जो कुछ भी किया, ये सब अपना गुस्सा ही निकाल रही थी, और बहुत जल्दी उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमने सिर्फ उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया, हमने उनके पर भी काट दिए। तो तू उनकी चिंता मत कर। लेकिन दीदू, आज अगर तेरी साड़ी में आग नहीं लगती तो हमारा दिन कितनी खुशी से बीतता ना। और पता है, आज उनके हारे हुए चेहरे देख के मेरे दिल को जो सुकून मिला मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राघव की मुट्ठी जैसे गुस्से में बंद थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरे घर की दीवारें गिरा देगा। हाँ ध्रुव, देखा मैंने, और देखा जाए तो एक दिन में हमने कितना कुछ हासिल कर लिया है ना। अब देखना कैसे इन लोगों को हर दिन एक नई तकलीफ झेलनी पड़ेगी। चल दीदू, ऐसे धोखेबाज लोगों का चेहरा देखेंगे ना तो मूड के साथ साथ खाने का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो जा, मैं आती हूँ। नजरें चुराकर वो लोग भागते हैं जिन्होंने चोरी की होती है, और तूने तो इतना बड़ा गुनाह किया है, तो अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि इतना तो तू भी समझ गई होंगी ना कि रीत अब मजबूर नहीं, मजबूत है। प्लीज माँ, प्लीज ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। गलती? गलती नहीं वीरेन, तुझसे पाप हुआ है, और पाप की कोई माफी नहीं होती, पाप का प्रायश्चित किया जाता है। चल इस कांच पे चलकर अपने पाप का प्रायश्चित कर। प्लीज मामा, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे, इस बार छोड़ दो। अगर तूने इस पर चलकर प्रायश्चित नहीं किया ना, तो काली फाइल देख रहा है, वो तेरे काले करतूतों की फाइल है। वो फाइल मैं राघव को जाकर दे दूंगी, और फिर वो तुझे आजादी की एक सांस भी नहीं लेने देगा। अब चॉइस तेरी है बेटा, तू मेरे बनाए हुए इस रास्ते पर चलेगा कि जेल जाकर काली कोठरी में सारी जिंदगी सड़ेगा। आपने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, मेरे खिलाफ, और तुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तू अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता है ना? है? तो फिर चुपचाप चल इस कांच के रास्ते पर चल। रुकना नहीं है वीरेन, रुकना नहीं है। जब से तू पैदा हुआ है ना, तब से मैं तुझे अपने सपने की बातें सुना रही हूँ। तू जानता है कि तेरी माँ को अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा प्यारी है, वो उसकी औलाद नहीं, उसका पति नहीं, वो है पैसा, धन, दौलत, ऐशो, आराम। और तूने अपनी बेवकूफी की वजह से मेरा वो सपना तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया, और ले जाकर
मेरे सबसे बड़ी दुश्मन रीत के हाथ में थमा दिया। तुझे पता है, मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी जिंदगी में वो ऐसा कौन सा दुश्मन होगा जो मेरे मकसद में मुझे हरा सकता है। आज मुझे पता चला कि उसे तो मैंने ही पैदा किया है। वो मेरा बेटा ही है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। तू मेरे किए हुए हर पाप का फल है वीरेन। अगर मैं अपनी ममता का गला घोट कर तुझे सजा दे सकती ना, तो मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लेती। आराम से वीरू भैया, आराम से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही कहते हैं लोग, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है। वरना आप कैसे भूल गई कि अब इस घर की मालकिन मैं हूं। मैं जहां चाहे वहां आ जा सकती हूँ, बल्कि यहां तो मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, आप चाहे जितने ही पाप छुपा ले, कर्म का जो डाकिया है ना, वो पापी के पाप ढूंढ ही लेता है। और आज तो आपने हद ही पार कर दी। कोई भला अपने बच्चे पे ऐसे अत्याचार करता है क्या? प्लीज समझाओ ना माँ को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिस लड़की को तुमने मेरे पास भेजा था ना, वो बहुत ही क्यूट थी और समझदार भी, तभी तो फंस गया मैं। ओ रश्मि? हाँ रश्मि। हाँ सच में वो अपना काम बखूबी निभाती है। पर वीरू भैया, आपको भी थोड़ा सा सावधान तो रहना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से हो जाती है। तभी तो देखिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला लेप लेके आई। आपके जख्मों पे लगा दूं? थैंक यू रीत। थैंक यू की क्या बात है। आई एम सो सॉरी। अब तो दवाई भी कांच में मिल गई। वो क्या है ना, अचानक से मेरे सामने वो सारे जुल्म आ गए जो आपने पूनम भाभी पे किए थे, तो मेरे हाथ में फिसलन आ गई। सॉरी वीरू भैया। हाँ, एक और बात, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये रेशम की साड़ी, ये गहने पहनकर इतराना बंद कर दीजिए। और मेरी मानेंगे तो कहीं इसे संभाल के किसी संदूक में रख दीजिए। क्या पता आपके आने वाले बुरे वक्त में कब आपको इनकी जरूरत पड़ जाए। इस काज से ज्यादा इसकी बातें चुभ रही हैं। आपको भी चुभ रही है ना? उठ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैंने इस घर के सारे कमरे देख लिए, पर क्योंकि मुझे इस कमरे की आदत है और मैंने इतना समय यहाँ बिताया है, मुझे कोई भी कमरा इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। शायद आदत से मजबूर हूँ, तो मैंने तय किया है कि मैं इसी कमरे में रहूंगी। आप अपने लिए दूसरा कमरा देख लीजिए। कितना सुकून मिल रहा है। वाह। अगर तुम्हें लग रहा है तुमने जिस तरह से मेरा बिजनेस हड़प, उस तरह से तुम मेरे रूम पे भी कब्जा कर लो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या कहा आपने? मैंने आपकी कंपनी पे कब्जा किया है? आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैंने गुंडे भिजवाए थे आपके बिजनेस को हड़पने के लिए। मैंने जो कुछ भी किया है लीगल तरीके से किया है। सारे पेपर्स हैं मेरे पास। या आपको इतना बड़ा सदमा लग गया कि आपको ये याद ही नहीं है? और रही बात इस घर की, तो ये नीता आंटी का तोहफा है मुझे। मैं जानती हूँ आपका दिल जल रहा है, पर किसी तरह कोशिश कीजिए अपने दिल को चैन पहुंचाने की। एक और बात, अब आपको इसी सच के साथ जीना पड़ेगा।